लेट्स गो। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्म विद्या फॉर यू में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बजटिंग और इमरजेंसी फंड के बारे में। उसमें डिटेल से बताया गया था बजटिंग करें तो कैसे करें, सही तरीका क्या होगा। देन इमरजेंसी फंड के बारे में बताया गया था इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस क्यों है और ये जरूर ये रखे तो कहाँ रखे, इस तरह की उस वीडियो में बताया गया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगी। देन आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रकार जानेंगे। अगर सोच लिया हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो इसकी कवरेज अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन कई एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी हुआ होता है जिस कंपनी में वो वर्क करते हैं, क्या उनको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज के बारे में देखेंगे। एंड देन कई बार हम पॉलिसी ले तो लेते हैं लेकिन पॉलिसी का जब क्लेम के टाइम आता है तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसका क्या कारण है क्लेम रिजेक्ट होने का, हमने ऐसी क्या गलती कर दी जब पॉलिसी ले रहे थे, है ना, इस चीज के बारे में भी देखेंगे। और प्री एक्सिडेंट डिसीज ये क्या होती है, इस चीज के बारे में देखेंगे। देन पॉलिसी में कुछ टर्म्स होती है जैसे कि प्रीमियम क्या होता है, सम एश्योर्ड अमाउंट क्या होता है, नो क्लेम बोनस क्या होता है, ये रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है, टॉप अप, सुपर टॉप अप, राइडर, एड ऑन्स, ये सब चीजें क्या होती है। देन क्या डिफाइन करती है पॉलिसी में, इस चीज के बारे में भी जानेंगे। देन इसके बाद आज मार्केट में हजारों की तादाद में पॉलिसी अवेलेबल है इंश्योरेंस कंपनियां जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। हमें कैसे पता चलेगा कि किस इंश्योरेंस कंपनी से हमें हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना है, इस चीज से निपटने के लिए हम कुछ पॉइंट्स रखेंगे जिससे हमें ये समझने में सहायता मिलेगी कि हमें किस कंपनी से पॉलिसी लेनी है। जैसे कि उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में जानेंगे, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बारे में जानेंगे, इनकर्ड क्लेम रेशियो के बारे में जानेंगे, सोल्वेंट रेशियो के बारे में जानेंगे, जिससे हमें आसानी होगी कि हमें किस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, ये चीज़ें। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम जब पॉलिसी परचेस करते हैं तो हमें क्या मिस्टेक से बचना चाहिए, हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा क्लेम के वक्त हमारा जो भी क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो। ये चीज़ कॉमन मिस्टेक ऐसी क्या हो जाती है जिन्हें हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। देन इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली एक क्विक रिव्यू लेंगे, ऑनलाइन हम पॉलिसी को किस तरह से परचेज कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को ऑनलाइन किस तरह से परचेज कर सकते हैं, इस बारे में भी डिटेल से जानेंगे। देन अब स्टार्ट करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। देखो हेल्थ इंश्योरेंस का सीधा सीधा मतलब समझते हैं। इंश्योरेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंश्योरेंस वर्ड का मीनिंग मैंने पूछा। इंश्योरेंस का माने को एक बीमा, हिंदी में बोले तो बीमा, जो कि पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज इंश्योरेंस, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में दैट इज इंश्योरेंस, बीमा, ठीक है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, स्वास्थ्य में, जो कि देखो इसका मतलब क्या है, ये फाइनेंशियली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मेडिकल बिल, इमरजेंसी, सर्जरी, ऑपरेशन, ठीक है। इसके अगेंस्ट एक कवरेज अमाउंट मिलती है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा और उसके अंतर्गत आपका इलाज किया जा सकता है, यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो कवर अप होते हैं कवरेज अमाउंट के अंतर्गत, ठीक है ना। ये दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। देन इसके बाद जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी क्यों है, ठीक है ना, ये चीजें। देखो आज आप एक सर्टेन एज पे हो, 20 के, 22 के, 25 के, 30, यानी किसी न किसी सर्टेन एज में इससे ऊपर के भी हो सकते हो ना। आज आपके शरीर पे किसी तरह की डिसीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नहीं है तो वेल एंड गुड, कांग्रेचुलेशन। एंड अगर किसी तरह की डिसीज है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कवर अप की जाएगी कुछ वेटिंग पीरियड के बाद, ठीक है ना, वो भी कवर अप की जाएगी कुछ वेटिंग पीरियड के बाद। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप निश्चित रहो ना, आप एजुकेशन परचेज कर लेना। देन अब जैसे भगवान ना करे आपके शरीर में किसी तरह की भविष्य में बीमारी हो और आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ जाए, देन आपके वो खर्चा जो है, जो बिल बैठेगा हॉस्पिटल का, वो आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ तक जा सकता है। हालांकि डिपेंड करेगा बीमारी किस तरह की और किस हॉस्पिटल में आप इलाज करवाना पसंद करोगे ना। मेनली आप बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करवाना पसंद ही करोगे ताकि अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए, यस ना, इस वजह से। तो उसका जो बिल जा सकता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करेगा बीमारी किस तरह की है। देन इसी को मद्देनजर रखते हुए, और दूसरी बात ये है कि जब आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हो तो आपकी सेविंग एफडीज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि आपको वो पे करना पड़ेगा ना पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। देन ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और आपके जो परिवार को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना, परिवार को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, है ना, वो भी काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इसके बाद ये है कि यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं परचेज किया तो आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन तो पूरी निचुड़ जाएगी एंड फैमिली में भी एक मेंटल डिस्टर्बनेस क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ें। और
दूसरी बात ये चीज़ जानो कि आज के टाइम में जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है वो 6 से 6.5% ईयरली इंक्रीज हो रहा है एज पर डेटा गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट डेटा के अनुसार ये चीज़ है। एंड इसी तरह से मेडिकल में भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है जो कि 12 से 14% के अप्रोक्सीमेट रहता है, ठीक है ना। इस वजह से यानी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आप इस चीज़ को समझो कि आने वाले टाइम में महंगाई तो बढ़ रही है और हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल 12 से 14% बढ़ रही है ना। तो इस वजह से भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और इसके बाद ये पॉइंट रखता हूँ कि आज का जो हमारे खान पान का जो यानी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। डे बाय डे हम ऑयली फूड जंक फूड इस तरह के कंज्यूम कर रहे हैं और हम अपनी सेहत का पूरा मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि चलो आप इतने सक्षम हो कि आप पे कर दोगे 10-12 लाख आप पे भी कर सकते हो। मान लो कि नहीं लिया आपने हेल्थ इंश्योरेंस तो आप पे कर सकते हो। किसी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशन हो जाने पर आप 10-12 लाख पे कर दोगे, ठीक है। एक बार आप अपने आप से ये और पूछना कि आपने जो पे किए 10-12 लाख तो क्या आपको वो अमाउंट इकट्ठे करने में कितना टाइम लगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना, उस अमाउंट को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। इस वजह से और जो नहीं पे कर सकते उनको तो भाई आज ही इसी वक्त हेल्थ इंश्योरेंस लेना अति आवश्यक है। तो ये चीज़ें हैं। देन इस वजह से आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस लेना अति आवश्यक है और जरूर लीजिए आप, ठीक है ना। देन इसके बाद रख रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रकार। देखो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रकार मेनली 3 से 4 प्रकार का हो सकते हैं। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि क्या है, 1 पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति कवर होता है एक कवरेज अमाउंट के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें एक सिंगल प्रीमियम जाता है और वो कवरेज अमाउंट उस पर्टिकुलर जो 1 पर्सन है उसको मिलती है। ये होता है सिंगल, ये होता है 1 पर्सन या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। फैमिली फ्लोटेड हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जिसमें पूरी फैमिली को कवरेज किया जाता है, यानी कि है ना पूरी फैमिली को कवरेज किया जाता है और एक सिंगल प्रीमियम जाता है, ठीक है ना। ईयरली जाता है या मंथली जाता है और डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, ठीक है ना। ये चीज़ है। देन इसके बाद है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जनरली ये कंपनियों में होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ का कराती है, ठीक है ना। जिसकी कवरेज अमाउंट डिपेंड करती है वैसे कंपनी टू कंपनी, लेकिन इंस्टेंटली 2 से 3 लाख इस तरह का ये कवरेज अमाउंट होती है ना, और हालांकि डिपेंड करेगी कंपनी टू कंपनी। देन फोर्थ आता है हमारा सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 50+ एजेस व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इस तरह से आप कर सकते हो। और फाइनली इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, यदि आप फैमिली फ्लोटेड हेल्थ इंश्योरेंस में जाना चाहते हो तो आपके फैमिली में यदि कोई 50+ एजेस वाले व्यक्ति है या 50 के आसपास वाले व्यक्ति है तो उनका एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना। एंड देन आपके स्पाउस और बच्चों का उनका एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना, ठीक है ना। इसका फायदा ये मिलेगा जो भी आपके जो दोनों प्रीमियम है यानी 50+ एजेस वाले और आपका बच्चों का स्पाउस का उनका दोनों का प्रीमियम है ना, उसकी जो अमाउंट है टोटल, जो नेट अमाउंट टोटल करोगे तो आप उसकी अमाउंट कम रहेगी किसके कंपेयर में, आप अगर यदि आप पूरी फैमिली के एक सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस लोगे। क्योंकि क्या होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो प्रीमियम सेट होता है वो एक्चुअली जिसकी एज सबसे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग सेट होता है। इस वजह से कह रहा हूँ कि आप यदि 50+ के ऊपर है तो उनका अलग से, एंड आपका स्पाउस और बच्चों का उनका अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें होगी इसके बारे में। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं लेकिन कई बार डिक्लाइन हो जाता है। इसका कारण क्या है डिक्लाइन होने का? देखो इस चीज़ को इस तरह समझे। देखो आप जब हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने गए, आप मे भी ऑफलाइन कर रहे होगे, ऑनलाइन कर रहे होगे। ऑफलाइन में किसी एजेंट के थ्रू आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो, ऑनलाइन में क्या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे होगे। देखो जब आप परचेज कर रहे हो यानी किसी तरह से कंसल्ट कर रहे हो तो वो व्यक्ति आपसे बैक एंड हिस्ट्री के बारे में पूछता है आपकी, यानी कि करंट स्थिति के बारे में पूछता है एंड कोई पास्ट की स्थिति के बारे में पूछता है। जैसे कि किसी तरह की आप मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो या किसी तरह की पास्ट में किसी तरह की बीमारी से आप ग्रसित हुए थे, उस चीज़ों के बारे में पूछता है आपसे जनरली, ठीक है ना। और आप क्या करते हो, बताते नहीं हो। क्यों नहीं बताते आप? इस वजह से नहीं बताते कि आपको आइडिया तो रहता है कि प्रीमियम की अमाउंट बढ़ जाएगी, है ना। अगर मैंने बीमारी बताई तो मेरी प्रीमियम की अमाउंट बढ़ जाएगी, इस वजह से आप नहीं बताते हो। लेकिन जो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। देखो आपके ना बताने से उनको फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम आप कम दोगे, ये कहना चाह रहे हो ना, प्रीमियम कम दोगे, इसका असर आपको जब क्लेम का टाइम आएगा ना, जब आपको अपना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज क्या है, जब क्लेम का प्रोसेस होता है ना तो
क्लेम टीम होती है, जो जिस कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया, तो उसकी जो टीम होती है वो पूरा वेरीफाई करती है जेन्युइन क्लेम है या नहीं, ठीक है ना। वो आपके सिर्फ हिस्ट्री को भी चेक कर सकती है कि आपके पास्ट में किसी तरह की बीमारी तो नहीं थी, इस तरह से आप चेक कर सकती है कंपनी, ठीक है ना। तो आप, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप अगर जिस टाइम भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो तो अपना प्रॉपर तरीके से, अगर किसी तरह की पास्ट में किसी तरह की डिसीज हुई तो उसके बारे में बताओ, और करंट में किसी तरह की टैबलेट ले रहे हो तो उसके बारे में जरूर बताओ। इससे देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम की अमाउंट तो इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, कम से कम ये तो श्योरिटी मिलेगी कि 100% आपको क्लेम अमाउंट मिलेगा जब आप हॉस्पिटलाइजेशन हो गए या किसी तरह की डिसीज होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। एंड इसके बाद एम्प्लॉइज़ को इसको हेल्थ इंश्योरेंस अलग से परचेज करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो ऑलरेडी उनका हेल्थ इंश्योरेंस हुआ होता है, ठीक है, कंपनी के द्वारा उनका इंश्योरेंस हुआ होता है, लेकिन देखो उसकी जो कवरेज अमाउंट है ना, वो ज़्यादा कवरेज अमाउंट नहीं होती, वो 2 से 3 लाख या 4-5 लाख के आसपास होती है। वो वैसे डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, और उस कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं होती। ये आप देख लेना, जो आप उसको रीड करोगे, जो प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कंपनी के द्वारा, उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर अप नहीं होती, ठीक है ना। किसी तरह के एड ऑन्स बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं होते, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, और उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड ही नहीं है, मतलब बहुत कम चीज़ें जो इंक्लूड है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जिस स्टेज पर आज आप हो, तो उस स्टेज को मद्देनजर रखते हुए, आज को मद्देनजर रखते हुए और आने वाले कल को मद्देनजर रखते हुए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अधिक से अधिक अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको कम से कम 10 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस, 7 से 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर परचेज करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं तो आपको लेना जरूरी है, क्योंकि आप जब लोगे ना तो उसमें आप चीज़ों को रीड भी करोगे, देखोगे इसमें क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है ना। अगर मुझे किसी तरह के एड ऑन्स रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें ऐड भी करोगे, भले प्रीमियम की अमाउंट बढ़ रही है लेकिन कुछ बेनिफिट तो मिल रहा है, नहीं कि वैल्यू फॉर मनी तो है ना, इस वजह से आप उनको ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। देन आता है कवरेज अमाउंट। एक कवरेज अमाउंट होनी कितनी चाहिए ना, एक देखो सबसे पहले स्टैंडर्डली कवरेज अमाउंट देख लेते हैं। देखो बच्चों के लिए जो होता है कवरेज अमाउंट, मेनली मतलब स्टैंडर्डली देख लेते हैं, 5 लाख के आसपास बच्चों का हो सकता है कवरेज अमाउंट। एंड देन पेरेंट्स जो कि है ना, उनका जो कवरेज अमाउंट है 7 से 10 लाख का हो सकता है। एंड जो बड़े जो 50+ के आसपास है, उनका जो कवरेज अमाउंट 15 से 20 लाख है, इससे ऊपर भी हो सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, तो ये स्टैंडर्ड है, आप चाहो तो इसमें से किसी तरह की कवरेज अमाउंट को रख सकते हो। देन दूसरा आता है कवरेज अमाउंट को डिसाइड कैसे करें। देखो कवरेज अमाउंट को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो आप जिस सिटी में रह रहे हो ना, जिस सिटी में जिस स्थान पर आप रह रहे हो, वहाँ का मेडिकल बिल कितना बनता है, यानी कितना जनरेट होता है। एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, क्रिटिकल इलनेस ले लेते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, सर्जरी है ना, किसी तरह की सर्जरी, उसमें एक कितना बिल जा सकता है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कवरेज अमाउंट कितना लेना है। एंड दूसरा ये है कि आप जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना पसंद करोगे, अपने घर वालों का इलाज करवाना पसंद करोगे, भगवान न करे ऐसी नौबत आए, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं कि आप जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाना पसंद करोगे तो उसका मेडिकल बिल कितना जा सकता है, ये आपको पता करना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, आपको सारा डेटा मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी कवरेज अमाउंट को डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली देखो कवरेज अमाउंट जब बढ़ेगी तो प्रीमियम तो बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, लेकिन इसमें ये हो रहा है जितना जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करोगे तो वो प्रीमियम की अमाउंट कम होगी। यानी कि एज पर डिपेंड करता है कि प्रीमियम कितना जाएगा, ठीक है ना। कवरेज अमाउंट तो है ही, लेकिन एज पर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम कितना जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये कवरेज अमाउंट का हो गया, ठीक है। देन इसके बाद आता है पॉलिसी में कई टर्म्स होती है, उनका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें और समझते हो। पॉलिसी में कई टर्म होते हैं, जैसे कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम क्या होता है, जो भी आपने कवरेज अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया तो उसका जो एक प्रीमियम जाता है वो जनरली ईयरली होता है, ठीक है ना। ईयरली आप कितना पे करते हो वो डिपेंड करता है कवरेज अमाउंट पर कि कितना जाएगा, ठीक है ना। और ये एज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं जो कि प्रीमियम यानी कि आपसे जेब से पैसा जाएगा, ईयरली या मंथली भी जाता है किसी कंपनी पॉलिसी कंपनी में, तो वो डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी। देन इसके बाद आता है कवरेज अमाउंट। कवरेज अमाउंट क्या डिपेंड करते हैं कि आपको, यानी जैसे कि सपोज कवरेज अमाउंट को जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, दैट जो डिफाइन करते हैं कवरेज अमाउंट। यानी इस कवरेज अमाउंट तक आपका मेडिकल से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चा को पूरा किया जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं।
यानी कि जैसे 10 लाख तक का अगर कोई कवरेज अमाउंट है तो उसमें 10 लाख तक का आपको कवर किया जाएगा। यदि किसी तरह की यानी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ जाए तो उसमें ये लिमिट है कि 10 लाख तक का आपको कवरेज अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। ये हो हमारे कवरेज अमाउंट है। इसके बाद है ना नो क्लेम बोनस या रीस्टोरेशन बेनिफिट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया और 1 साल के अंदर आपको किसी तरह की डिसीज नहीं हुई, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, यानी किसी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना पड़ा, तो आपको उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको या तो प्रीमियम को कम कर दिया जाएगा या कवरेज अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये वैसे कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है ना। अक्सरली कवरेज अमाउंट को ही इंक्रीज किया जाता है, प्रीमियम लगभग फिक्स सा ही रहता है और कवरेज अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है। ये चीज़ें हैं जिससे आपको ही फायदा है, यानी कवरेज अमाउंट बढ़ रहा है तो आपके लिए ही फायदा है, ठीक है ना। ये चीज़ें और ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कितना % से इंक्रीज करे ना। जनरली 2 टाइम्स हो सकता है, 1.5 टाइम्स भी हो सकता है ना। अक्सर डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। देन इसके बाद आता है हमारा टॉप अप सुपर टॉप अप, ठीक है। सो टॉप अप सुपर टॉप अप क्या आता है, देखो इन 2 पॉइंट में बता दो, टॉप अप और सुपर टॉप अप। टॉप अप सुपर टॉप अप में आपको सिर्फ कौन सा लेना है, सुपर टॉप अप लेना है बस। जब भी 2 पॉइंट आता है टॉप अप सुपर टॉप अप, आपको सुपर टॉप अप वाला लेना है बस, ठीक है। दैट्स इनके बाद आता है कुछ राइडर्स लेते हैं जैसे एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट है ना। इस तरह के राइडर्स को आप ऐड ऑन कर सकते हो और उसके अगेंस्ट आपको एक फिक्स अमाउंट मिल सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ें और कुछ क्रिटिकल इलनेस के जो राइडर है वो भी अवेलेबल होते हैं कि किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो पर्टिकुलर डिसीज के लिए ही अलॉट किया जाएगा और आपको जो कवरेज अमाउंट है वो एज इट रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ भी है ना। ये होगी पॉलिसी की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, ठीक है। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आज की मात्रा में हजारों की मात्रा में अवेलेबल है इंश्योरेंस कंपनी। हमें कैसे पता चलेगा किस इंश्योरेंस कंपनी से हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना सही रहेगा ना। इस चीज़ को हमें चेक करने के लिए देखो 4 पॉइंट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, जनरली ये होना चाहिए 85 से, आइडियली 85 से ऊपर होना चाहिए ना। आजकल तो 95, 99, 99.9% ये होता है और इस चीज़ को भी एक मद्देनजर रखते हुए आपको ये देखना है कि कितना है ना। जनरली 85 से ऊपर होना चाहिए और ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। ये चीज़ है। एक्चुअली जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या डिफाइन करता है किसी कंपनी के बारे में, देखो इस तरह से समझो कि सबसे पहले टेक्निकल फॉर्मूला बताता हूँ। देखो नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड अपॉन नंबर ऑफ क्लेम रिसीव्ड, दैट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। यानी कि सपोज एक कंपनी के पास 100 क्लेम रिसीव्ड हुए थे जिसमें से 95 क्लेम पास कर दिए, दैट इज 95% ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। यानी उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है। दूसरा आता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। इसका टेक्निकल फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो यानी अमाउंट ऑफ द क्लेम पेड अपॉन अमाउंट ऑफ द क्लेम रिसीव्ड, यानी कि अमाउंट के बारे में बता रहा है। यानी कि देखो सपोज एक कंपनी के पास 100 करोड़ के क्लेम रिसीव हुए थे जिसमें से 95 करोड़ के क्लेम को पास कर दिया है, ठीक है। दैट इज वेरी गुड कंपनी, ठीक है ना। 95% अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, दैट इज गुड नंबर, ठीक है ना। जनरली 90-95 से ऊपर होना चाहिए, 90-95 इससे ऊपर हो तो ज़्यादा बेस्ट है ना। ये चीज़ें हैं। तीसरा आता है हमारा इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो में सीधे सीधे जान लो कि किसी कंपनी का इनकर्ड जो क्लेम रेशियो ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा अधिक होना चाहिए, जिस एक सर्टन रेंज के अंदर होना चाहिए, यानी कि 70 से 90%, 70 से 90% के बीच में होना चाहिए, दैट इज गुड इनकर्ड क्लेम रेशियो, है ना। ये चीज़ भी है। और इसके बाद आता है सोल्वेंट रेशियो। सोल्वेंट रेशियो क्या बताता है कंपनी के, तो कंपनी के बारे में क्या बताता है, टेक्निकली क्या बताता है, कंपनी के अवेलेबल एसेट अपॉन अवेलेबल लाइबिलिटीज के बारे में डिफाइन करता है। जनरली ये 150 मिनिमम 150% तो होना चाहिए और इससे अधिक है तो वो ज़्यादा बेस्ट है कंपनी, ठीक है ना। दैट इज 3 से 4 पॉइंट को आप नोट कर लेना और इनके आधार पर आप चेक कर सकते हो कि कंपनी का किस तरह से कैसी हिस्ट्री है, बैकएंड हिस्ट्री किस तरह की और किस तरह से वर्क कर रही है, ये चीज़ें हैं। देन इसके बाद आता है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस जब परचेज करते हैं हम कॉमन मिस्टेक ऐसी क्या कर देते हैं, नहीं कॉमन मिस्टेक जान लेते हैं सब। देखो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि किसी तरह की रूम रेंट लिमिट तो नहीं है ना। रूम रेंट लिमिट का मतलब होता है कि आप सपोज हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हो देन आप रूम अलॉट किया जाता है, या तो आप जनरल रूम में रह सकते हो या कोई प्राइवेट में डीलक्स, सुपर डीलक्स और इस तरह के रूम में आप रह सकते हो, ठीक है ना। आपको पर्टिकुलर एक रूम लेना चाहते हो तो किसी तरह रूम रेंट लिमिट का मतलब है कि आपको आपकी इच्छा अनुसार जो कमरा पसंद है वो ही कमरा लो, है ना। और उसका चाहे चार्ज
एक दिन का 2000, 5000, 10,000, 15,000 कितना ही हो, आपको किसी तरह की लिमिट नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूम ले सकते हो हॉस्पिटल में ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो किसी तरह की रूम रेंट लिमिट नहीं होती, लेकिन किसी किसी कंपनी में क्या है, रूम रेंट लिमिट होती है, जैसे कि 5000 सिंगल प्राइवेट एसी रूम, दैट इज ये डिफाइन है, लिमिट लगा दी 5000 सिंगल प्राइवेट एसी रूम। इसका मतलब क्या है कि आप 5000 तक का एक रूम पर ले सकते हो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपको इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। ये रूम रेंट लिमिट डिफाइन करती है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये देखना, आपको किसी तरह की रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए। दूसरा आता है हमारा, यदि आपको देखो प्रीमियम के अमाउंट आपने 2-3 कंपनी देख ली और उसमें लग रहा है आपको कि इसमें प्रीमियम की अमाउंट कम है और इसमें प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा है ना, प्रीमियम जो ईयरली पे कर रहे हो उसकी अमाउंट ज़्यादा है, इसमें एक में कम है, तो आपको ये चेक करना कि जिसमें कम है उसमें क्या बेनिफिट है एंड जिसमें ज़्यादा है उसमें क्या बेनिफिट है। अगर उसमें बेनिफिट्स में ज़्यादा अंतर नहीं आता है ना, अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं है, कम वाला ज़्यादा बेटर है, कम वाला भी उसके इक्वली सही है, तो उस कम वाले में जाना। लेकिन अगर प्रीमियम जिसमें ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होगी, ये जरूर होगा कि उसमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा ही होंगी जब भी उसका प्रीमियम ज़्यादा है। तो आप कम प्रीमियम के चक्कर में फैसिलिटी को मत खोना, आप थोड़ा अधिक प्रीमियम दे देना, बट फैसिलिटी आपको एक अच्छी मिल जाएगी। ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखने की बातें हैं, ठीक है ना। और जो आपकी प्रीमियम पेइंग तो आपको ईयरली पे करना होता है, और जितना हो सके तो डिले मत ही करना, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना, ये चीज़। इसके बाद आता है कोपे टर्म और आती है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो उसमें 100% कोपे ही होना चाहिए, वो भी कंपनी द्वारा, यानी कि कंपनी ही पे करेगी 100%। हम किसी तरह के पे नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है, किसी कंपनी में ये मेंशन होता है कि 80% इंश्योरेंस कंपनी और 20% पॉलिसी होल्डर को, दैट इज रेशियो डिफाइन होता है कि 20% मेडिकल बिल का वो पॉलिसी होल्डर पे करेगा एंड 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये नहीं होना चाहिए ना, हम इंश्योरेंस ले ही क्यों रहे हैं, हम इंश्योरेंस ले ही क्यों हो रहे, ताकि भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना हो जाने पर हमें उसके अगेंस्ट एक इलाज मिल जाएगा, कवरेज अमाउंट मिल जाए और उसके अंदर इलाज हो जाए और बढ़िया से बढ़िया इलाज हो जाए, लेकिन इस वजह से ही रहे ना। देन इसके बाद आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होता है, जैसे देखो सबसे पहले आता है कैशलेस ट्रीटमेंट, है ना, ये कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाता है, यानी कि सपोज आप जिस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो कैशलेस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ करना क्या है, आपको पॉलिसी यानी कि इन्फॉर्म करना है जिससे आपने पॉलिसी ली, देन वो और इंश्योरेंस कंपनी, है ना, वो और इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे कर देंगे ऑनलाइन बेस से, ठीक है ना, ये चीज़ें कैसे है। और रिएम्बर्समेंट का क्या होता है, सपोज आप किसी इस तरह के हॉस्पिटल में चले गए जिस कंपनी से आपने पॉलिसी परचेज करी उसमें उसके नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं आता, है ना, देन उस तो क्या होता है कि आप सपोज आप अपनी जेब से पे कर देते हो, और पे कर देते हो तो उसका पैसा भी वो इंश्योरेंस कंपनी आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी, क्योंकि आपने तो पे कर दिया हॉस्पिटल को, है ना। ये बस आपको ध्यान रखना ये जरूरी है कि जितने भी जो बिल्स जनरेट हो रहे हैं, जैसे मेडिकल के बिल, किसी तरह की कंसल्टेंट के बिल, ऑपरेशन, टेस्ट, इस तरह के जो भी बिल है वो आपको संभाल के रखना है और वो इंश्योरेंस कंपनी को देना है, और देन उसका अगेंस्ट आपको एक जो भी अमाउंट बन रही होगी बिल का आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज़ें। फाइनली एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि क्लेम का प्रोसेस किस तरह से होता है। फाइनली एक पॉइंट हो रहा है, क्लेम प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। देखो, यदि आपने ऑफलाइन आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपने जिस पर्सन से हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया है, देन उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको सेव रखने हैं, ठीक है ना। देन इमरजेंसी आने पर उसी पर्सन को कांटेक्ट करना, देन वही पर्सन आपके जितने भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड किसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, पेपर वर्क करना है, वो सब आपका करके देगा, है ना। आपको तो निश्चित होगा उस पर छोड़ देना है, वही सब कुछ ऑनलाइन जो भी कैशलेस जो भी पेमेंट होगा वो सब वो सेट करके देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देन अगर आप ऑनलाइन किसी से पॉलिसी परचेज करते हो तो उसका क्या रहता है कि आप जिस साइट से, या जैसे कि आपने सपोज पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया,
है ना। तो उसमें क्या है कि एक हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है, देन वो आपको कनेक्ट कर देंगे उनकी क्लेम सेटलमेंट टीम से, जो कि आपको कांटेक्ट करेगी। देखो पॉसिबल होगा तो वो आपको पास भेज देगी, जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है वहाँ एग्जीक्यूटिव को भेज देगी। देन वो सारा वर्क करेगा, जो भी पेपर से रिलेटेड वर्क पर डॉक्यूमेंट जो भी ये काम है वो सब सेटल करेगा और आपको क्लेम पूरा का पूरा दिलवा के रहेगा, अगर क्लेम जेन्युइन है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपको पॉसिबल नहीं हो पाता, सपोज वो जो आपके जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हो वो हम पॉसिबल नहीं हो पाता, नहीं आ पाता, तो वो आपको गाइड कर देंगे किस तरह से आपको ये पेपर वर्क करना है और किस तरह से आपको क्लेम का सेटलमेंट मिलेगा। मतलब कम्प्लीटली आपको 100% क्लेम दिलवा कर ही रहेगा उनकी क्लेम सेटलमेंट टीम की कोई जो एग्जीक्यूटिव आपको जो गाइड कर रहे हो। ठीक है ना, ये चीज़ है। अगर देखो एक बात हो ध्यान रखना, यदि आप अपनी जेब से पैसा पे कर देते हो, अगर आप सक्षम हो तो अपनी जेब से पे कर देना। ठीक है, अगर ज़्यादा झंझट लगे तो अपनी जेब से पे कर देना। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी बिल है ना, बिल उनको कलेक्ट करना, और आपको उस टाइम जब थोड़ा सा रिलैक्स माहौल हो जाए ना, तो आपको उस टाइम ऑनलाइन पॉलिसी वाले को आपको इन्फॉर्म करना है और वो आपको रिइंबर्समेंट कर देंगे, यानी कि आपके जो भी बिल अमाउंट है उसको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बस ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अगर हेल्थ इंश्योरेंस यदि ऑनलाइन परचेज करना है तो होम पे जाना, उस पर पॉलिसी बाजार टाइप करना, देन ओपन हो जाएगा विंडो, उस पर क्लिक करना policybazaar.com वाले पर साइट पर। देन उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें कुछ डिटेल्स मांगेंगे, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इस तरह की चीज़ें मांगेंगे। देन उसके जस्ट बाद आपके शरीर में किसी तरह की डिसीज़ तो नहीं है कि पास्ट में थी, उस चीज़ के बारे में मांगेंगे। अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज पर क्लिक करना, देन प्रोसीड करना। देन आपके आसपास जो भी अवेलेबल नेटवर्क हॉस्पिटल है और जो भी अवेलेबल नेटवर्क हॉस्पिटल है उनसे रिलेटेड आपको कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मिल जाएगी, और उनमें से कोई भी जो चूज़ कर लेना, आपको जो सटीक लगे आप देख लेना। और हालांकि 10 से 15-20 मिनट पॉलिसी बाजार के ही एग्जीक्यूटिव का कॉल आपके पास आ जाएगा, और जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है उसके रिगार्डिंग आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, जो भी क्लियर नहीं हो पा रही वो आपको गाइड कर देंगे पूरे, किस तरह से लेना, किस तरह से फ्री मिल जाएगा, और जो भी क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। और अगर यदि किसी की तरह की आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके जाके लिख सकते हो, देन मैं उसको रिप्लाई अवश्य जरूर दूंगा। और धन्यवाद। ठीक है, देन आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।